आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव पटना लाया गया, जहां से शव को अररिया भेजा गया है। दोनों का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। रविवार को आतंकियों ने कश्मीर के अनंतनाग में घर में घुसकर फायरिंग की थी, जिसमें राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की मौत हो गई थी, जबकि चुनचुन ऋषिदेव घायल हुए थे। 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बिहार के रहने वाले 4 लोगों की कश्मीर में हत्या की गई और सबसे पहले भागलपुर के वीरेंद्र पासवान को आतंकियों ने निशाना बनाया था, लेकिन उनका शव बिहार नहीं लाया जा सका था। जब न्यूज 18 ने सवाल उठाया तो प्रशासन की नींद टूटी और बाद में अरविंद शाह और अब राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव बिहार लाया गया है। एम्बुलेंस से अब अररिया भेजा जा रहा है। राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव जो हैं, इनको आतंकवादियों ने देख सकते हैं किस तरह से कायराना हमला इन पर किया था और उसके बाद इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो शव है उसको पटना लाया गया और पटना एयरपोर्ट से अभी रवाना किया जा रहा है। खुद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ साथ जो सुशील कुमार मोदी भी यहाँ पहुंचे थे और देख सकते हैं कि अब पार्थिव जो शव है यहाँ से सीधे अब अररिया के लिए रवाना कर दिया गया है और उनके परिजन जो है फिलहाल अभी देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में भी सवार हैं और हम कोशिश करते हैं। तो एम्बुलेंस यहाँ से रवाना कर दिया गया है और देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर लाया गया है और यहाँ से सीधे रवाना कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट पर आपको हम दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर से भी जो बिहारी मजदूर है उनका शव लाया गया और रवाना किया गया। आपको दिखाते हैं कि देखिए यहीं पर अभी पार्थिव शरीर जो है, जो शव है यहाँ पर लाया गया था। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कश्मीर में हुई राजा ऋषिदेव और अरविंद ऋषिदेव की हत्या से पूरे बिहार में शोक और गुस्सा है, मगर इस मातमी माहौल में परिवार के लिए यह संतोष की बात जरूर है कि दोनों की चिता उनकी जन्मभूमि अररिया में जलेगी और परिवार उनका अंतिम संस्कार कर पाएगा। और यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 5 अक्टूबर को कश्मीर में हुई वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद वहीं उनका अंतिम संस्कार हो जाने पर न्यूज 18 ने डीएम और प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे और हमने मुहिम चलाकर पूछा था कि बाहर में हुई हत्या के बाद आखिर परिजनों तक शव क्यों नहीं पहुंचाया गया। देखिए 8 अक्टूबर की वो रिपोर्ट। इसके बाद कश्मीर में हुई 3 लोगों की हत्या के बाद उनके शव को बिहार पहुंचाया गया। ये जलती हुई चिता भागलपुर के उस वीरेंद्र पासवान की है जिसे आतंकियों ने श्रीनगर में 5 अक्टूबर को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। वीरेंद्र की हत्या की चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन बदनसीबी देखिए, मरने के बाद वीरेंद्र पासवान को अपने गांव की मिट्टी नसीब नहीं हुई। वीरेंद्र का अंतिम संस्कार श्रीनगर में ही करना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि उनके परिजनों के पास पैसे नहीं थे कि शव को अपने गांव जगदीशपुर के वादे सैदपुर ला सकें। हम लोग का यही इच्छा थे कि हम पापा को अंतिम बार देखें, लेकिन वो भी नहीं देख पाए। काहे कि यहाँ बोला क्या, यहाँ केस लड़ना पड़ेगा, खर्चा भी होगा, इसलिए यहाँ नहीं आया। वीरेंद्र के भाई ने न्यूज 18 को बताया कि श्रीनगर प्रशासन पटना तक शव को भेजने के लिए तैयार था, लेकिन शव को पटना से भागलपुर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन से सवाल है कि शव को लाने की क्यों नहीं की गई व्यवस्था? क्या फंड की कमी थी या फिर मंशा नहीं थी? श्रीनगर प्रशासन से क्यों नहीं की गई बात? भागलपुर प्रशासन ने क्यों नहीं दिखाई तत्परता? सवाल सिर्फ जिला प्रशासन से ही नहीं है, उन नेताओं से भी है जो वोट मांगने के लिए तो बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, वोट के लिए गिड़गिड़ाते तक हैं, लेकिन जब जनता को मदद की जरूरत होती है तो झांकने तक नहीं आते। प्रशासन का आदमी कोई सूद लेने के लिए आप लोग को कैसे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं सर, अभी तक मदद करो। सवाल है कि कहां है भागलपुर के सांसद अजय मंडल? मामले से अनजान क्यों हैं? वीरेंद्र के परिजनों की क्यों नहीं की मदद? क्यों नहीं की शव को लाने की पहल? वीरेंद्र पासवान की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। पत्नी बीमार रहती हैं और परिवार पर 2 लाख का कर्ज है। ऐसे में बगैर किसी मदद के
जिंदगी की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ी चिंता है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। और अब देखते हैं बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी खबर। तो दो सीटों पर उपचुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी बढ़ती जा रही है। पहले से दर की दोस्ती अब साजिश के आरोपों तक पहुंच चुकी है और आज बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी पर एक बड़ी सियासी साजिश रचने का आरोप लगाया और इसके बाद आरजेडी तिलमिला गई। रिपोर्ट देखिए। इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, लेकर के बहुत चूल देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी वंशी के जरिए तारापुर में मछली जरूर फंसा रहे हैं, लेकिन उनकी निगाहें मछली की दोनों आंखों पर है। मछली की वो दोनों आंखें हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तेजस्वी जानते हैं कि अगर दोनों आंखों को उन्होंने अर्जुन की तरह भेद दिया तो आगे की राह आसान होगी, लेकिन कांग्रेस की दोस्ती को दरकिनार कर एकला चलने वाली आरजेडी को ये भी समझना होगा कि मछली में कांटे भी होते हैं। पहले से खार खाई कांग्रेस ने आरजेडी पर सियासी साजिश रचने का बड़ा आरोप लगा दिया है। सुनिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास आरजेडी के मौजूदा स्टैंड को कैसे देख रहे हैं। सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना। कांग्रेस ने आरजेडी पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ की अब जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि तेजस्वी को किसके साथ की जरूरत है। बिना नाम लिए भक्त चरण दास ने इशारा बीजेपी की ओर किया है। भक्त चरण दास के आरोपों पर तिलमिलाए आरजेडी नेताओं ने कांग्रेस की सूझबूझ से लेकर सियासी ताकत तक को बयानों के जरिए एक झटके में तौल दिया। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। दो सीटों पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच गठबंधन भी बरकरार है। ये भी सियासत का सत्य ही है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए। क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। पिछला चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ा, 70 सीट हम लोगों ने दिया। उस 70 सीट के प्रति कहीं गंभीर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई दी। देखिए, अब एक सीट पर मैंने हमारा उनका नहीं बन पाया, अब इसको लेकर के बहुत चूल देने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कुशेश्वर स्थान में एनडीए उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2020 में जनता ने एनडीए को समर्थन दिया था और इस बार भी लोगों का रुझान सरकार की तरफ है। संजय झा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान में एनडीए सरकार की तरफ से किया गया विकास जेडीयू प्रत्याशी की जीत तय करेगा और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना भी साधा। मतलब दरभंगा के लोग, मिथिला के लोग कामकाज और विकास के लिए हमेशा खड़े रहे। उन्होंने काम को प्राथमिकता दी है कि जो काम करने वाली सरकार है, नेता उसके साथ खड़े रहेंगे। 2020 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
10 में 9 दरभंगा और 10 में 8 मधुबनी। 17 सीट 20 सीट में हम लोग जीते 2020 में। अब तो सरकार बनी हुई है। जहां तक महागठबंधन का बात है, क्या मुद्दा लेके जाएंगे? अगर रोड नहीं था तो किसके समय रोड नहीं था यहाँ पर? आज जो लालटेन लेके घूम रहे हैं तो काहे ने रोड बनवाए थे उस समय? और उधर तेजस्वी यादव ने तारापुर में लगातार तीसरे दिन प्रचार किया है, सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है और आम जनता परेशान है। तेजस्वी ने कहा कि स्कूलों में ना तो शिक्षक हैं, ना अस्पतालों में डॉक्टर हैं। उन्होंने लोगों से आरजेडी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। आज के मौजूदा सरकार में ना पढ़ाई हो रहा है ढंग से, ना दवाई मिल रहा है, ना सिंचाई है, कोई काम ना जो है ना कार्रवाई या सुनवाई तो हो ही नहीं रहा। आप बता दीजिए, ब्लॉक और थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है? नीतीश जी वाहवाही दे रहे हैं। तो सरकार पर तेजस्वी का हमला, बिहार में अफसरशाही हावी है, यह कहना तेजस्वी का। तारापुर पहुंचे थे तेजस्वी, जहां पर एक छोटा मंच था और वहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे हो चुके थे। शताब्दी समारोह के लिए विधानसभा का भवन सज धज कर तैयार है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों भवन पूरी तरह से रोशनी से नहाए हुए हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस वक्त विधानसभा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा, यानी कि विधानमंडल के दोनों सदनों की तस्वीर इस वक्त आप देखिए दुल्हन की तरह जगमग कर रहा है। और जाहिर सी बात है, कल देश के महामहिम राष्ट्रपति पटना पहुंचने वाले हैं और इस समारोह में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले विधानमंडल को पूरी तरीके से सजा कर रखा गया है और हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, मानो दिवाली सा एहसास करा रहा हो। जाहिर सी बात है, बिहार विधानमंडल के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि इस भवन ने 100 साल पूरे कर लिया और इस भवन ने कई इतिहास बनते देखे हैं और इसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसकी चर्चा न सिर्फ बिहार बल्कि देश और दुनिया में होती है। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति के आने के पहले विधानमंडल को पूरी तरीके से सजा दिया गया है और जब यहाँ पर राष्ट्रपति पहुँचेंगे तो कई सारे ऐसे समारोह हैं जिसका आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति शिरकत भी करेंगे। तो उसके पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, पूरे विधानमंडल को, उसके कंपाउंड से लेके भवन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, मानो दिवाली सा एहसास करा रहा हो। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल पटना आएंगे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां कैसे चल रही हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। घुड़सवार पुलिस, हाथों में बिहार पुलिस का झंडा और निगाहें चाक चौबंद। ये तैयारी है राष्ट्रपति के आगमन की। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना आने वाले हैं। मौका है बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का। आगमन से पहले राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कारकेट का रिहर्सल किया गया। दिखा रहे हैं यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कारकेट, साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारकेट का रिहर्सल किया जा रहा है। तमाम जो आलाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर। बुधवार को दोपहर तकरीबन 1 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पटना पहुंचेंगे। विधानमंडल परिसर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी कारकेट का रिहर्सल किया गया, क्योंकि बुधवार को पटना पहुंचने के बाद राष्ट्रपति पटना सिटी गुरुद्वारा जाएंगे। उसके बाद पटना महावीर मंदिर जाकर दर्शन भी करेंगे। यहाँ से राष्ट्रपति के जो काफिला है वो एयरपोर्ट से निकलता है और एयरपोर्ट से निकल करके सीधा सबसे पहले राजभवन पहुँचता है। राजभवन में वहाँ जो बिहार के पहले नागरिक हैं उनसे मुलाकात होगी राज्यपाल से, और राज्यपाल से मुलाकात के बाद वहाँ से काफिला निकल करके सीधा यहाँ से हनुमान मंदिर पहुँचेगा और हनुमान मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ से पटना सिटी गुरुद्वारे के लिए जो है वहाँ से निकल जाएगी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई मंत्रियों ने विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया।
किया गया है। एक बड़ा सा देखिए यहाँ पर हॉल बनाया गया है जहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे। तमाम लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, वर्तमान विधायक, विधान पार्षद, सांसद, पूर्व सांसद, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। कई विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे। और दूसरी ओर ये मंच है जहाँ राष्ट्रपति बैठेंगे। ये देखिए, हम सबसे पहले कुर्सी, जिस कुर्सी पर राष्ट्रपति को बैठना है इसको हम दिखाएंगे। यही जगह है जहाँ पर राष्ट्रपति जब बिहार आएंगे, इस विधानसभा परिसर में जब वो कार्यक्रम में शामिल होंगे तो इसी कुर्सी पर रहेंगे जहाँ पर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। इसके बगल में राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे और तमाम जो अन्य जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो काफ़ी बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद का ये दूसरा बिहार दौरा है। राष्ट्रपति इससे पहले नवंबर 2017 में पटना पहुंचे थे। वो तब यहाँ कृषि रोड मैप के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। अब 4 साल बाद वो बिहार दौरे पर एक बार फिर पटना पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है जिसमें पैसे देते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है, उस वीडियो की हम जरा पड़ताल करते हैं। ये देखी हुई वीडियो है अकबरपुर प्रखंड के भंडारकोल का ये वीडियो बताया जा रहा है। कल पंचायत चुनाव होने हैं, हालांकि पैसे देने वाला शख्स कौन है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो को देखकर पता चल रहा है कि कुछ लोग घूम रहे हैं और कई लोग उनके साथ चल रहे हैं। इसी में सफेद शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति भी है जिससे लोग पैसे ले रहे हैं। इस दौरान काफी संख्या में लोग जमा हैं। हालांकि वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं कर रहा। मुखिया जी घरे घर 1000 रुपया दे रहा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक